आतिश को आज फिर से इसने बिला वजह डाँट दिया था। इसे बिलाज पर भी बहुत गुस्सा था, मगर जो भी था इसमें इसकी जान बसती थी। न जाने कैसे आतिश से इश्क करते-करते इसे बिलाज से इश्क हो गया। अपनी सगी औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ हो गया था वो। इसकी हर खुशी, हर गम वो खुद इसके साथ हर चीज़ में खड़ा होना चाहता था। और इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर गुज़रे, वो भी इसको बताए बगैर। और वैसे भी नैना एक खूबसूरत लड़की थी, कोई भी इसके शहर में आराम से जगड़ जा सकता था। मगर नैना न जाने क्यों आज की मुलाकात के बाद इसको खटकी थी। इसका लहज़ा, इसका अंदाज़ वो नहीं था जो वो थी शायद, और फिर इसकी शबीह वो मिलती थी किसी में। वो पुरसोच नज़रों से सोफ़े में बैठा बालकनी के बाहर देख रहा था, जहाँ से पूरे चाँद की चमक इसके चेहरे पर पड़ रही थी। अजीब बेचैनी सी हो रही थी आज इसको। विलायत इसको मना चुका था, ये हकीकत थी, वो इससे नाराज़ नहीं हो सकता था। होता भी कैसे, इसमें तो इसकी जान बसी थी। और वो ढीठ जैस बाप को मनाने के बाद माँ को भी रूम में ले आया था, और दरियत ने शायद फ़र्स्ट टाइम आतिश को सॉरी कहा था, वो भी अपने बेटे के लिए। वो था ही ज़िद्दी, वो खुद में इसे ढूँढता था। इसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं था, और वो अपने बच्चों की भी ज़िंदगी पुरसुकून देखना चाहता था। मगर कुछ गड़बड़ थी जो इसके सामने ज़रूर थी, मगर वो इसे देख नहीं पा रहा था। दुरेद यूं ही खिड़की से आती तेज़ हवा, ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। आपिश रूम में आई तो इसने इसकी जानिब देखा, और ठंडी हवा को महसूस करके इसे झिरझिरी आई। वक्त बहुत तेज़ हवा है, इसने दोनों हाथ मसल कर कहा, और जल्दी से स्लाइड वॉल बंद की। तुम नाराज़ नहीं हो मुझसे? दुरेद ने शीशे के इस पार से देखते चांद को देखते हुए पूछा। हम नाराज़ हैं, हम भूल गए थे। वो खफीफ से बोली तो दुरेद को इसकी मासूमियत पर जी भर का प्यार आया। मगर तुम्हें सॉरी कहा मैंने, वो मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़कर बोला, वो भी अपने बेटे के लिए। आपिश ने मुँह बनाया। पता नहीं आपिश, मुझे फ़िक्र है बिलाज की, शेरी की, अरियान की, हत्ता के बारी मेरे पास है, मुझे इसकी भी फ़िक्र है। मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। वो उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ तो आपिश के चेहरे पे परेशानी सी फैल गई। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपिश ने इसकी जानिब देखा। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, हो सकता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर जाने वाला हूँ, जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। इसने मुस्कुराकर आपिश की तरफ देखा, जिसका चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ा था। बख्त बे आवाज़ लब बड़बड़ाए। आपिश, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, इतनी कि मैं खुद नहीं जानता, मगर तुम्हारा दिल भी दुखाया है शायद कहीं न कहीं। मगर मेरी मोहब्बत हर महरम बढ़ती गई, और जानती हूँ तुमसे ज़्यादा मैंने किसी को नहीं चाहा, मगर न जाने क्यों अब लगता है तुम्हारे ज़ा तुम्हारे से ज़्यादा ब्लास्ट धड़कता है इस दिल में। वो हँसा, जबकि अब आपिश की आँखें पानियों से भरने लगी। गुस्सा मत होना बीबी, इसमें मेरा कसूर नहीं। ये तो शायद मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली गई है। मैं इससे कभी नफ़रत नहीं कर सका। और इससे पहले कि वो आगे बात करता, दुरैत का फ़ोन रिंग करने लगा। वो पलटा, फ़ोन उठाया तो विश का नंबर था। इसको क्या तकलीफ़ हुई है, मेरे रोमांस में खलल डालती है ये औरत, पता नहीं इसका मियाँ कहाँ मर जाता है। वो चिढ़कर बोला तो शायद भूल गया था, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। हमारी बेटी भी है वहाँ, और यकीन माने बख्त, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं, दुरैत के बगैर तो आपिश मुकम्मल नहीं। वहाँ से रोकती बोली तो दुरैत ने इसके माथे पर बूसा दिया। इसी असना में फ़ोन रिंग बंद हो गया, और एक बार फिर बजने लगी तो दुरैत ने कॉल बैक की। विश ने दूसरी बार नंबर मिलाया। शेरी बेताबी से फ़ोन की जानिब देख रही थी। रमेश भी वहीं खड़ी इसकी बेताब निगाहों से आंसू गिरते दिख रहे थे। जब कॉल बैक हुई तो अभी विश कुछ बोलती कि शेरी ने फ़ोन झपटा। डैड, एक तड़प थी इसकी आवाज़ में जो सामने वाले के दिल में चुभी थी। डैड, शेरी मर जाएगी, वो बेअहसान रोती बोली। जबकि दूसरी तरफ दुरैत की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त हुए। डैड, मुझे मार ले, मगर खुदारा ये बेगानगी ख़त्म करे, मुझे मुझे माफ़ कर दें डैड, मेरे पास आ जाए। वो बोले नहीं, वो चीख रही थी, वो तड़प रही थी। शेरी, दुरैत की आवाज़ उभरी। शेरी दिलो जान से मुतवज्जा हुई। मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना? उस इसकी बहुत अच्छी बेटी। वो बाप था, बेटी का तड़पना आखिर कब तक बर्दाश्त करता? तुम मेरे पास आ जाइए प्लीज़, एक माँ बात। विशनेस के चेहरे पे चमक दिखी थी, वो आंसू साफ करती बोली, मैं आ जाता हूँ। वो बोला,
मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वो आज से बोली, जबकि दुरेत की भी जहाँ आँखें नम थी, आपिश तो बाकायदा रोने का शुगल लगाए बैठी थी, मुस्कुराती है। कॉल बंद करके इसने अपनी बीवी को देखा। आपिश, एक ज़माने में बेस्ट एक्टिंग में मैं करता रहा हूँ, मगर तुम्हें रोने-धोने का डिमांडेड रोल देकर आज ही अवार्ड दे सकता हूँ। वो बोला तो आपिश ने इसके हाथ पर छोटा-सा मुक्का मारा। खुद रुला रहे हैं आप हमें, इसने खफ़ी से कहा और दोनों रूम से बाहर निकले, मगर मुस्कुराते हुए, ये जाने बगैर शायद अगले पल ये मुस्कुराहट पूरी तरह इनके लबों से छीनी जाएगी। वो आंधी तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ तो शाम ढल आई थी। मांस और बारी लॉन में बैठे थे। इसे ऐसे आते देखकर एकदम उठे, मगर दो तीन सीढ़ियाँ फैलाकर अंदर की तरफ बढ़ गया और ऊपर देखा जहाँ इसके माँ बाप मुस्कुराते हुए निकल रहे थे अपने रूम से। इसे नैना की बकवास सरासर झूठी लगी। इससे पहले वो इरादा मुलतवी करता, इसके सेल की मैसेज टून बची। इसने निकाल कर देखा, नैना का नंबर था। एक बार मुल्तान के बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा अपनी मम से। मुख्तस मैसेज इसे फिर बहवरे में फंसा गया। तुरंत और आपेश भी नीचे आ गए थे। तुरंत ने मुस्कुराकर अपने जिगर को देखा, जिसकी सुर्ख आंखें देखकर वो ठिठक कर रुके। व्हाट हैपेंड सन? इसने फिक्र से पूछा। लाज को इस वक्त ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। ये क्या किस्सा था, ये क्या कहानी थी? वो शदीद उलझा और उन दोनों की जानिब देखने लगा और दिल के हाथों मजबूर होकर बख्ते गले लगा तो वो सब हैरानगी से इसे देखने लगे। बारी माज भी अंदर आ गए थे, जबकि बाकी घर वाले भी लॉन्च में इकट्ठे होने लगे। तुरंत के गले लगकर बिलाची एकदम जैसे चाहे शांत हुआ था। हे डैड, वो मध्यम आवाज़ में बोला। डैड की जान, हुक्म कर। वो इसके गिर्द गिरफ्त करते हुए बोला, आई एम योर सन राइट। न जाने कौन सा हौसला था जो वो ये बात कर रहा था। क्या नतीजा निकालता है इस बात का? शायद वो नैना को अपनी मोहब्बत होने के बावजूद बख्शता नहीं। अगर ये बात सच हुई तो पहली बार इसके दिल में बच्चों जैसा खौफ उतरा था। 100% वक्त का लहजा लड़खड़ाया था। हाथ पाँव जैसे बर्फ हुए, मगर वो संभल कर खड़ा रहा। ये तो वो बात थी जो बड़ी हवेली में जिक्र करने पर भी गुनाह था। सो हो इस सो हो इस शहरोज़। पलाश के गले में गुठली सी अटकी, जबकि बख्त और आपे पर जैसे बिजली सी कड़की थी। वहाँ सरीना समेत माँ और दादा जान भी फक चेहरा लिए खड़े थे, जबकि बख्त की गिरफ्त बलाच पर ढीली हुई। बलाच की रूह काँपी थी इस अनहोनी पर। नो डैड वो तड़पा और ऐसी किसी हकीकत का सामना करना नहीं चाहता था। अब बस ये बता दे, शहरोज़ कौन है? वो बाप का चेहरा हाथों में थामे बच्चों की तरह सिसका। बहुत खामोशी से इसकी तरफ देख रहा था। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका बेटा इससे अपने बाप के बारे में कभी सवाल करेगा। वक़्त ने खफ़ी और गुस्से से इसका हाथ झटका और पीछे की जानिब पलटा। वो बिल्कुल इस सवाल का जवाब देकर खुद को इसको तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना चाहता था। डैड, मगर बलाज ने एक बार फिर इसका हाथ थामा। क्या सुनना चाहते हो? वक़्त ने बड़े ज़ब्त से पूछा। यही कि मैं किसी शहरोज़ का बेटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपका बेटा हूँ। वो बोला तो बड़ी हवेली के मकीनों ने पहली बार इसकी रोंदी हुई आवाज़ सुनी थी। वो किसी मासूम छोटे ज़िद्दी बच्चे की मानंद लग रहा था। वो रोता नहीं था, बल्कि दूसरों को रुला कर ही इसे सुकून मिलता था। मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पल में धाड़े मार-मार कर रो देगा। तुरंत इसकी सुर्ख़ आँखों में देखता रहा। इस शख़्स का नाम भी इसके लिए नफ़रत था, जबकि दूसरी तरफ आप इस जैसे बरसों बाद बहुत दूर निकल गए। बेटे की आंखों का सवाल इसका दिल पत्ते की मानद काँप रहा था। तुम्हें क्या लगता है? पकती आवाज़ उभरी इस खामोशी में। इसकी आवाज़ की तकलीफ़ वहाँ खड़े सब सुन सकते थे। मुझे लगता है मैं सिर्फ़ आपका बेटा हूँ, मगर डैड, मैं मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आपकी शादी में कैसे था जब मैं आपका बेटा हूँ? वो 2 साल का बच्चा कौन है जो मीडिया ने रिकॉर्ड किया है? मैंने सारी डिटेल्स निकलवाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो धाड़ा काँच की टेबल पर गम और गुस्से की बिना पर मुक्का मारा। बलाज आपिश तड़प कर इस तक पहुंची और बारी भी इसी लम्हे इस तक पहुंचा, जबकि दुरेत वक्त को वो लम्हा याद आया जब इसने भी यूं ही गुस्से से अपने हाथ जख्मी कर लिए थे। वो इसी तरह खड़ा रहा। आज पहली बार अपना वजूद इसे तेज हवा में महसूस हुआ। नो, इससे पहले आपिश और बारी इस तक पहुंचे, इसने वहीं खून आलूद हाथ बुलंद किए और माँ को अपने करीब आने से रोका। तो यानी आपकी ये खामोश इस बात की गवाही देती है कि मैं आपका बेटा नहीं? वाह वाह! बलाश ने ज़ोर से ताली पीटी। आपिश फूट-फूट कर रो दी। इस उम्र में इसे ये मालूम नहीं था कि इसका वजूद यूँ रुसवा होगा, जबकि दूसरी जानिब खड़े बारी के लिए भी ये शदीद झटका था। मगर जो भी था वो दिलो जान से अपने भाई से मोहब्बत करता था, बल्कि बड़ी हवेली का
हाँ, तुम शेरोज़ के बेटे हो, तुम्हारी माँ का पहला शौहर, वो शख्स जिससे मैं आज भी पहले दिन की तरह नफ़रत करता हूँ। अब मज़ीद मैं इस बारे में कोई बकवास नहीं सुनूँगा। सख्त ठहरे हुए लहजे में वो पल में बलाज के लहू में शरारे दौड़ा के अब वो भूल चुका था वो किसके सामने खड़ा है। तुम मुझसे मोहब्बत नामी एहसान करना ज़रूरी था। किस किस्म का एहसान करके आप अपनी बीवी और ख़ुद को तक़वियत देते रहे। वो ज़ख्मी नज़र से वक़्त की तरफ देखता चीखता, अगर वो यहाँ खड़ा रहता तो शायद वो आज बलाज को शहरोज़ का ही बेटा समझकर कत्ल कर देता। तभी वो वहाँ से पलटकर अपने रूम में चला गया। जबकि बलाज ने माँ की तरफ देखा। इसकी आंखों में क्या-क्या नहीं था, गम, गुस्सा, उलझन, तकलीफ़। आपिश शर्मिंदगी से सर झुका गई, जबकि बलाज वो जैसे आया था ऐसे ही निकल गया। आपिश की सिसकियाँ गूंजी, बारी ने झट माँ को सीने से लगाया। सब परेशान हौल खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ किसी की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। डैड से फ़ोन पर बात रुके जैसे ही नए सिरे से जी उठी थी, यकदम उठी और साफ लिबास पहना। विश और रमेश भी इसे देखकर खुश हुई थी। वो तैयार होकर लॉन्च में बैठी, चेहरे की चमक जैसे पलट आई थी। विश और रमेश भी इसके साथ ही बैठी थी। शेरी के हर अमल से वाज़ेह था वो किसी दर पे बेचैन थे। शाह ऑफिस से आज जल्दी आ गया, तो इन सबको वहाँ देखकर इसे खुशी हुई। वाह, आज ये लिटिल डॉल रेडी है। गुड गर्ल। इसने शेरी के सर पे हाथ रखा, जो एक्साइटेड सी उठी। अंकल, पता है आपको, डैड आ रहे हैं मुझे लेने। वो खुशी से चहकी तो शाह ने विश की तरफ देखा, जिसने इस्बात में सर हिलाया तो शाह मुस्कुरा दिया। हो ही ना जाए ऐसा एक बार जो अपने गले का गंद उतार कर किसी दूसरे के गले में उंडेल दे। वो शुक्र मनाते हैं, ना कि बाद में पूछ पड़ताल करते हैं। इससे पहले शाह कुछ बोलता, पीछे से फाइक की तंजिया आवाज़ उभरी। शेरी खामोश सी चौड़ नज़रों से इसे देख कर रह गए। जब तुम्हारा मसला नहीं है तो बोल क्यों रहे हो? जब से फाइक ने शेरी के सर पर प्लेट मारी थी, शाह का रवैया इसके साथ खासा सख्त हो गया था। वाह डैड, अब तो ये मेरा ही मसला है, बीवी है मेरी, मैं जो मर्जी का हूँ। वो सुकून से बोला और शेरी जी जी कलाई चपटी, जो शाह के पीछे चुप रही थी। छोड़े मुझे, वो डरते हुए बोली। ऐसे कैसे डार्लिंग, पहले हम आपके वालिद मोहतरम का इतना इंतज़ार करेंगे। अगर वो आए तो शराफत से मेरी ज़िंदगी से और मेरे घर से दफ़ा हो जाना, और अगर ना आए तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगी। वो गुस्से से घूरते हुए बोला, उसके मासूम हुस्न से निगाह चुराई। तो आप सब जब ये मेरे कमरे में चली जाएगी तो कोई मेरे और उसके मामले में नहीं बोलेगा, वरना इस समय मैं भी ये घर छोड़ दूंगा और सबसे पहले इसी का गला दबा दूंगा। वो गुस्से से बोला तो तीनों इसको देख कर रह गए। चलो स्वीटहार्ट, तुम्हारे बाप का रुक के इंतज़ार करें, आज ये रोज़ का तमाशा ख़त्म करें। वो उसको अपने साथ धप से सोफ़े पर लेकर बैठा। शेरी ने सदके दिल से अपने बाप के आ जाने की दुआ की। लम्हों पलों और पल मिनटों में, हत्ता कि घंटे गुजर कर अब शाम ढल आई थी। फिर जल्दी रात की तारीकी ने आसमान की कासनी चादर को सिहाई में बदल दिया। इंतज़ार ही रह गया और फ़ाइक हँसता हुआ अपने रूम में ले गया। वहाँ बैठा कोई शख़्स कुछ न कह सका, जबकि शेरी सर्द आँखों से वो फ़ाइक को देख रही थी, जिसने इसे बेड पर ज़ोर से धक्का दिया और अपनी शर्ट के बटन खोले। और वो है जानती थी उसका क्या अंजाम करेगा, मगर इस वक़्त इसे इससे खौफ़ महसूस नहीं हो रहा था। तभी वो गुस्से से उठी और बेड से उतर कर एक माह बाद वही अज़ली गुस्सा इसके वजूद में औध आया। इसी ज़ख्मी हाथ से तेज़ ड्राइव करता वो बलात्कार सड़कें नाप रहा था, और जब थक गया तो हाँ, वो एसपी बिलास स्ट्रिंग पर हाथ रख अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा, जो आज इसके बस में नहीं था। ये बात ही नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो दुर्बख्त का बेटा नहीं था। इसने स्ट्रिंग से थका कर सर उठाया और अपने रिंग करते सेल को एक नज़र देखा, जहाँ बारी की कॉल आ रही थी। इसने कॉल कट की और सीट से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। जहन इस वक्त हद से ज़्यादा मुंतशिर हो चुका था और फिर कुछ ही देर में इसे छपाका सा हुआ। नैना बेआवाज़ लब फड़फड़ाए। हाँ, इसने किसी बुरी तरह इसको मारा था। कैसी मोहब्बत थी इसकी कि वो किसी इसकी बात का यकीन नहीं कर सका। इसने दोबारा स्ट्रिंग घुमाया और फ्लैट के रास्ते पर गाड़ी डाल दी। इसी दौरान कई बार इसका सेल बजा, मगर इसने देखने की ज़हमत नहीं की कि इसके रिश्ते इसके लिए किस कदर परेशान है। इसकी तकलीफ़ पर ख़ुद भी तड़प उठे, मगर इस वक्त तो इससे इसकी फ़िक्र थी जिसके साथ वो ज़्यादती कर चुका था। फ्लैट के आगे गाड़ी रोककर वो पल में अंदर की जानिब पहुंचा, मगर फ्लैट का दरवाज़ा खुला देखकर एक पल के लिए इसका दिल डूबा था। अगर ये बात सच हुई तो आप हमें खो देंगे। नैना की रोंदी हुई आवाज़ इसके समातों से टकरा रही थी। नैना, वो उसकी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश में बोला, मगर इसकी आवाज़ कहीं से भी सुनाई नहीं दी। इसे फ्लैट का चपा चपा छान मारा, मगर नाउम्मीदी इसे मुँह चढ़ा रही थी। इसने बेचैनी से अपना सर थाम लिया।
टूटा हुआ वास के टुकड़े अब भी वैसे ही पड़े थे, यानी उसके निकलते ही वहाँ से जा चुकी थी। एक हाथ से अपने बालों को मिट्टी में जकड़कर दूसरे से इसने हारून को कॉल मिलाई, जिसने एक पल में कॉल पिक की। ट्रेस दिस नंबर, वो बहुत मुश्किल बोला, इसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। ओके सर, हारून ने कहा। बिलास ने इसे नैना का नंबर सेंड करने के साथ नैना को कॉल मिलाई। इसका नंबर बंद नहीं था। इससे खुश हुई बेल जा रही थी, मगर पिक नहीं की जा रही थी। और फिर दूसरी तीसरी बार करने पे कॉल होल्ड पर चली गई और ऑपरेटर ने कोई भी मैसेज सेव करने के लिए कहा, यानी वो कोई भी मैसेज अपना का कॉल होल्ड पर रिसीव करवा देता और नैना इसको जब मर्जी रिसीव करती। इसने बेताबी से कॉल को स्पीकर पर डाला। नैना, यार GF प्लीज़ माई लव बैक, पिक द कॉल। इसकी बेबस मस्तर आवाज़ उभरी। 5 स्टार होटल के रूम में वो खिड़की के सामने खड़ी पुरसुकून फ़िज़ा को एंजॉय कर रही थी। हाँ, ये भी हकीकत थी कि बंद कमरे में इसने अपने चेहरे पर नीले पड़े पड़े निशानों का और इस शख्स की अजीब व गरीब मोहब्बत का शौक बना लिया था, मगर कोई नहीं जानता था, शायद वो शख्स खुद भी नहीं, कि वो लड़के इसके रिएक्शन पर कुछ दिली तौर पर टूटी थी। वो जानती थी वो जल्दी इसको ढूंढ निकालेगा। आफ्टर ऑल SP था, जिसने ये 20 मिनट में अपने घर से भागी हुई बहन को छान मारा था, तो वो इससे छुपने की कोशिश भी नहीं कर रही थी और हर रास्ता खुला जानबूझकर खुद छोड़कर आई थी। वो इसे नहीं ढूंढ सकेगा, वो जल्दी इस तक पहुंच जाएगा। बस ये देखना था कि इसकी वापसी किस नौयत की होती है। क्या दुरेद बख्त का बिलाज इसके पास आएगा, या फिर सिर्फ बिलाज जो नैना के हुस्न का दीवाना था। वो यही सोचती रही। खिड़की के पास से हटी तो मोबाइल ने ब्लिंक की, जिस पर वॉइस मैसेज शो हो रहा था। इसने ऑन किया, बिलाज का था। बिलाज का मैसेज देखकर दिल पर कहीं ओस सी पड़ी, जैसे भड़कते दिल का इंतकाम, कहीं कुछ पुरसुकून हुआ। इसने मैसेज ऑन किया तो न जाने क्यों दिल की धड़कनें बढ़ गई। नैना, यार GF प्लीज स्माइल लव पिक द कॉल। इसके लहजे की तड़प। नैना मुस्कुरा दी, मतलब इसका वार निशाने पर लगा था और अब तक निशाने पर था। उफ, मज़ा तो ये था, वो दुरे तक मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख सकती। इसने मोबाइल साइड पर रखकर खुद से कहा और मज़े से बिलाज की एक पिक खोली, जिसमें वो पुलिस यूनिफॉर्म में गोगल्स हाफ नोज पर रखे शरारती नज़रें उचकाकर देख रहा था। मगर अब ये शहजादा तुम्हारे दाम से निकल चुका है, तो देखना तुम्हारी बर्बादी मैं तुम्हारे जिगर के टुकड़े के हाथे लिखवा दूंगी। वो बिलाज की तस्वीर देखते हुए बोली और फिर बेड पर सेल रखकर वो बिलाज के बारे में सोचने लगी। वो जल्द इस तक पहुंच जाता, क्योंकि इसने हर रास्ता खुला छोड़ा था। वो जो इसे बिखरे हुए बिलाज को खुद में समेट कर बस अपने तक महदूद कर लेती। वो मुस्कुराई तो गाल पर हल्के से दर्द ने इसकी तवज्जो इन थपड़ों पे करवाई जो बिलाज ने इसे दिए थे। तुम्हारा ये मुझे पागलों की तरह तलाश करना ही तुम्हारी सज़ा है। बाकी सज़ा जब मेरे पास आओगे तब मिलेगी। वो सोचती उठी और आईने में अपना अक्स देखा। शफाफ चेहरे पर बस सोने की पतली सी नाक पर ताज सज रही थी, जबकि वो इस वक्त जीन्स शर्ट में अपने ही गैर मामूली हुस्न को घूर रही थी। इसने अपना बैग खोला, इसमें से लिपस्टिक निकाल कर इससे पहले वो अपने होठों को सुर्ख करके आज फिर इस शख्स पे गदब ढारती के रुकी और लिपस्टिक लो बैग में दोबारा फेंक कर लिपस्टिक को दो बैग में दोबारा फेंक कर इसने ग्लिसरीन निकाली और आंखों में ज़रूरत के मुताबिक उड़ ली और बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में सुर्खियाँ लगाकर इसने खुद का होलिया कातलाना और कुछ काबिल रहम बना लिया और बेड पर बैठकर टिश्यू से आंखों से निकलते आंसू साफ करने लगी। साथ बिलाज का भी इंतज़ार था, जी जान से कर रही थी। खबरदार, जो आपने ऐसा कुछ सोचा भी। शेरी ने फाइक की जानिब उंगली उठाई और वो जो शर्ट के आधे बटन खोल चुका था वहीं रुका और इसकी उंगली की जानिब देखने लगा, जबकि शेरी ने इसके चौड़े सीने से निगाह चुराई। फाइक ने बालों में सुकून से हाथ फेरा और शेरी की उंगली को नरमी से पकड़ा। शेरी इसके नरम लफ्ज़ पर कुछ हैरान सी हुई, मगर अगले पल जब उंगली मुड़ी तो इसकी सिसकी सी निकली। तो फाइक ने 2 कदम और बढ़ाए, इसका चेहरा अपनी फौलादी उंगलियों में जकड़ लिया। क्यों डार्लिंग, डार्लिंग ये सब तो कॉमन है राइट, तुम तो एक्सपर्ट हो ना। फ़ाइक के अल्फाज शेरी की ज़ात को हकीर कर गए। आप क्यों कर रहे हैं सब? शेरी बेबसी से रोती, जबकि फ़ाइक ने अचानक इसकी कमर में अपना बाजू हायल किया और सख्ती से अपनी जानिब खींच लिया कि वो उसके सीने से आ लगी। काश तुम पाक होती, तुम्हारे जज्बात भी सिर्फ मेरे लिए और तुम्हारी पहली मोहब्बत भी सिर्फ मैं होता। काश तुम अनछुई होती तो तुम शायद अपने होने पर नाज करती। ये जो पलकें हैं ना, मुस्तरब सा लहजा, फसूस गैस और खामोशी और कमरे में मौजूद हल्की फुल्की रोशनी फ़ाइक पर एक खुमार से चढ़ा था, जबकि शेरी ने सिर्फ आंखें इसकी आंखों की तरफ उठाई। हाँ, ये इसका पछतावा था, ये इसका गुनाह था, गलती नहीं। इसने शराब को चुन लिया, जो इसे ही दाव पर लगा दिया।
کیا کچھ نہیں تھا شیری کیا شیری نے اس کے لیے، اور اس نے کیا سلا دیا۔ بھلے چھوڑ دیتا مگر مان تو رہنے دیتا نا، ان پلکوں پر تمہیں سجا لیتا۔ فائق نے اس کی آنکھ کا آنسو اپنے پاؤں پر چونا، جبکہ شہری کو اماد کا زخم ایک بار پھر سے یاد آ چکا تھا۔ اس کا دماغ جیسے فائق سے ہٹ کر پیچھے چلا گیا تھا۔ فائق نے لمحے بعد اس کی صورت دیکھی۔ فائق کے نرم گرم لمس کے حیا کے تاثر اس کے چہرے پر بالکل نہیں تھے، جیسے اس کا وجود اس کی باہوں میں تھا، اور اس کا دل و دماغ کہاں تھا؟ ہاں، اس ذلیل انسان کے گرد جو اس کی عزت داؤ پہ لگا چکا تھا، جو اپنے دوستوں کو بھی فائق کے دانت پیچے، اور اس نے اس کی کمر پہ اس قدر سخت کی گرفت کی کہ شہری جیسے چونک کر اس تکلیف پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہو نہ تم آوارہ بغیرت! اس نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کتنی بغیرت ہو تم، شوہر کی باہوں میں بھی اس حرام خور کو سوچ رہی ہو! وہ چیخا، جبکہ شہری کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا اور چہرے کے رنگ سے اڑ گئے۔ فائق نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے، شیری کی مدھم چیخ نکلی، جبکہ فائق نے اس چیز کا گلا دبا دیا۔ وار بہت کارا تھا، شیری کو اپنے لبوں پہ شدید چپن محسوس ہوئی۔ کمرے کی میں نے خیاجی مزید بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اب ایسا لگا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کی سانسیں رک رہی تھیں، مگر فائق کا جنون تھا کہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہری تڑپی، جبکہ اس کے تڑپنے پہ وہ مزید اس پر اپنا جنون انڈیل رہا تھا، اور پھر اس کی مدھم ہوتی سانسوں کی رفتار محسوس کر کے اس نے اس کے لبوں کو چھوڑا اور شانے پر سے قمیض کھسکائی۔ یاد رکھنا میرا ہر عمل تمہیں تمہاری ہی آنکھوں میں شرمندہ کرے گا، وہ پھنکارا، جبکہ اب شیری اس کی جنونیت اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی، تکلیف سے وہ تڑپ رہی تھی، مگر فائق کو ذرا اس کا لحاظ نہیں ہوا، اور ہوتا بھی کیوں؟ کیا اس لڑکی نے کسی کا لحاظ کیا تھا؟ چھوڑے مجھے، میں مر جاؤں گی! اس نے پوری طاقت لگا کر اسے خود سے پرے دھکیلا۔ فائق ایک دم دور ہوا۔ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے، اور اس سے پہلے کہ وہ اگلا لفظ ادا کرتی، فائق کا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ بند کر گیا۔ کیا بولی؟ گھن آ رہی ہے مجھ سے؟ واہ شیری بی بی واہ! صدقے جاؤں میں اس ادا پر! تمہیں اس وقت گھن نہیں ہے جب تمہیں اس غیر مرد نے چھوا! وہ چیخا، جبکہ شیری پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری غلطی ہے، یہ گناہ ہے میرا، مار دیں مجھے مگر مت کریں اس طرح ذلیل، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ وہ رو رو کے اسے سچائی بیان کرنے لگی، جبکہ فائق نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹھو! اس کے بالوں کو کھینچ کر اس نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ شیری اٹھی تو فائق نے اسے زور سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کتنا بدنصیب نکلا میں! ہر جگہ فرسٹ رہنے والا انسان بیوی کے جذبات میں دوسرے نمبر پر کیسے برداشت کروں؟ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سنجیدگی سے بولا، تو شیری دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو دی۔ نو شیری بیگم، تم جس کماش کی لڑکی ہو، میں تمہیں اس کماش پہ پورا اتاروں گا۔ اٹھو اور اتارو میری شرٹ، ذرا ناز نخرے دکھاؤ یا یقین مانو پہلے میرا فرسٹ ایکسپیرئنس ہو، مگر تمہاری ان ادا کو پوری رات سجاؤں گا۔ چلو چلو، شاباش، جو تم ہو اپنی اصلیت دکھاؤ، شرماؤ مت! اس نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارنے والے انداز میں کہا، بے دربے تھپڑ مار کر وہ اسے وہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ جان سے مار دے مجھے! شیری اچانک چیخی، جبکہ اب فائق کا جواب دے گیا تھا۔ وہ چیل کی مان اس پر جھپٹا اور اس کے نازک وجود کو اپنی درندگی کا نشانہ اس معصوم جان کو بنانے لگا۔ شیری کی سچکیاں و مدھم چیخیں جن کا وہ پل پل گلا گھونٹ رہی تھی، اس کا تڑپنا بھی فائق کے کھولتے دماغ پر کوئی اثر نہیں چھوڑ کر گیا۔ ہاں البتہ اس کی سچکیاں اس کے دماغ کو سکون پہنچا رہی تھیں۔ ہوٹل کا ایڈریس ملتے ہی وہ پل کی چوتھائی میں وہاں پہنچا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا وہ کس روم میں تھی، اور اوپر سے اس کی وائس میسج دے چکا تھا، مگر ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں ملا تھا۔ ہارون اس کی دیوانگی پر حیران ہی تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا بلاج بختیار کو کوئی کھڑے کھڑے صرف شکلوں کی صورت بنا پر تقسیم نہیں کر سکتا، اور آج وہ شخص صرف شکلوں صورت پر ہی مر مٹا تھا۔ سر میں ہیلپ کروں آپ کی؟ ہارون نے کہا، نہیں تم جاؤ، وہ مجھے سزا دے رہی ہے اور میں ہی اس سزا کا حقدار ہوں، تم جاؤ، باقی میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے کہا، اور سرخ آنکھوں سے وہ ہارون کو دیکھنے کی بجائے ارد گرد بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس شخص کا میں اس کا چہرہ نظر آ جائے۔ ہارون سر ہلا کر باہر نکل گیا، جبکہ بلاج نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھا۔ اس کا سیل رنگ کر رہا تھا، اس نے سیل کو دیکھا، باریکی کال تھی جسے وہ اس وقت بالکل پک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سیل پاور آف کیا اور ریسیپشن پہ جا کر اس نے بالکل غیر اعتراضی طور پر ریسیپشن سے پوچھا، مسز بلاج بختیار، یہ نام آپ کی لسٹ میں ہے؟ اچانک اس سے یہ عمل ہوا تھا، نہ جانے کیوں اسے سب سے پہلے یہ ذریعہ لگا اسے ڈھونڈنے کا، مگر اس وقت اسے مایوسی ہوئی جب ریسیپشن نے کہا، سوری سر، مسز بلاج بختیار نہیں، ہاں البتہ نینا بلاج بختیار نام ہے ہماری لسٹ میں۔
रिसेप्शन ने कहा और जैसे जैसे ज़िंदगी की नवी सुना दी। वो मुस्कुराया और जैसे दिमाग का प्रेशर ख़त्म हो रहा था। रूम नंबर इसने पूछा, सॉरी सर, हम आपको ऐसे नहीं बता सकते। रिसेप्शन ने कहा तो बिलाज ने कड़ी तेवरों से इसे देखा। SHO बिलाज बख्तियार की मिसेस है, मैडम आपके होटल में, क्या अब आप कुछ बोलना चाहेंगी? वो सख्ती से बोला तो रिसेप्शन एकदम खिखकाई और लिस्ट चेक की। रूम नंबर 201 इसने कहा तो बिलाज ने गहरा सांस भरा और कोई डुप्लीकेट की इसने पूछा तो रिसेप्शन ने इसके हाथ में की थमा दी, जिसे लेकर वो तेज़ी से लिफ्ट की जाने बढ़ा और कोई 5 मिनट में वो रूम नंबर 201 के सामने था। इसने दरवाज़ा खटखटाने की ज़हमत नहीं की लगाकर इसने दरवाज़ा खोला तो कमरे में मलका जैसा अंधेरा था, जबकि मदम मदम से सिसकियाँ बिलाज को पागल करने के लिए काफ़ी थी। इसने दरवाज़ा बंद किया और बेड की जानिब देखा, जहाँ पर वो घुटनों में सर रखे लाज़मी रोने का शुक्र लगा रही थी। जीएफ लाज की चाहत से भरपूर आवाज़ उभरी, तब भी नैना ने सर नहीं उठाया, जबकि अब इसका वजूद हिचकियाँ भर रहा था। आई एम सॉरी मेरी जान। वो एक लम्हे में इस तक पहुँचा और उसके बाजू पर हाथ रखा। नैना ने इसका हाथ झटक दिया। कह तो रहा हूँ सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। इसने इसके हाथों पर प्यार किया। नैना ने गुस्से से सर उठाया तो बिलाज इसका चेहरा देखकर परेशान हुआ।